नमस्कारम, संगीता ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हमारी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 की यात्रा शुरू करते हैं। आज हम शरीर की बुनियाद मतलब धातु और मल की दुनिया में एक गहरी छानबीन करेंगे। हमारे पास दो महान आचार्य हैं, वाग्भट और सुश्रुत। हाँ, और कमाल की बात यह है कि शरीर एक ही है, लेकिन उसे देखने के नजरिए दो हैं। बिल्कुल, एक नजरिया जो अंदर की क्रियाओं पर मतलब अ फिजिशियंस व्यू, और दूसरा जो बाहरी रूप और स्ट्रक्चर को देखता है, अ सर्जन्स व्यू। तो ये सिर्फ कोई एकेडमिक कंपैरिजन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझने की कोशिश है कि कैसे दो अलग अलग विशेषज्ञ एक ही सच को देखते हैं। तो चलिए, हमारी आज की चर्चा का विषय है धातु मल विज्ञानिया। जैसा कि पहली स्लाइड पर दिख भी रहा है, एक तराजू है। हाँ, जिसके एक पलड़े में है क्रिएशन यानी निर्माण और दूसरे में मेंटेनेंस मतलब रख रखाव। और ये शरीर में धातु और मल के बीच के उस जरूरी बैलेंस को दिखाता है ना? एग्जैक्टली। और बीच में मानव शरीर जिसमें 7 धातु और 3 मल दिखाए गए हैं। यही तो पूरी कहानी के नायक हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं आचार्य वाग्भट के उस मूल श्लोक से जो सप्त धातुओं के कर्मों की नींव रखता है। हाँ, श्लोक है, प्रीणनं जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम। इसका मतलब बहुत सीधा है कि ये श्लोक क्रम से मतलब एक के बाद एक 7 धातुओं के सबसे श्रेष्ठ कर्मों को बताता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। रस का कर्म है प्रीणन मतलब पोषण देना। नरिशमेंट। रक्त का कर्म है जीवन मतलब लाइफ गिविंग। हाँ, मांस का कर्म है लेप, जैसे शरीर पर एक आवरण चढ़ाना। फिर मेद का कर्म है स्नेह, चिकनाई बनाए रखना। लुब्रिकेशन। अस्थि का कर्म है धारण, जो शरीर को सहारा देता है। द सपोर्ट सिस्टम। मज्जा का कर्म है पूर्ण मतलब हड्डियों के खोखलेपन को भरना। और अंत में शुक्र, जिसका कर्म है गर्भोत्पाद यानी नई पीढ़ी का निर्माण। अब अगली स्लाइड पर जो विजुअल है वो उसे बहुत बहुत आसान बना देता है। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया एक सीढ़ी की तरह दिखाई गई है। हर पायदान एक धातु है और वो अपने से पिछले पायदान से पोषण लेकर ही बनती है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। तो पहला पायदान है रस, कर्म, प्रेणन। विजुअल में पौधे की जड़ें हैं जो पोषण खींच रही हैं। हाँ, यही तो हमारे शरीर में आहार रस का काम है। और जब वो पोषण मिलता है तो अगला स्टेप बनता है रक्त, कर्म है जीवन। और विजुअल में सूर्य की छवि है जो हृदय को मतलब जीवन ऊर्जा दे रहा है। ये बहुत गहरा प्रतीक है। बिल्कुल, जैसे सूर्य के बिना जीवन नहीं, वैसे ही रक्त के बिना शरीर नहीं। जीवन मिलने के बाद शरीर को एक शेप की जरूरत होती है। यहीं पर तीसरी धातु मांस आती है। कर्म है लेप। देखिए, इसे दीवार पर प्लास्टर करने से दिखाया गया है। बिल्कुल, एक कवरिंग की तरह। हाँ, जैसे प्लास्टर ईंटों को ढक देता है, वैसे ही मांस हमारी हड्डियों और अंगों पर एक आवरण चढ़ाता है। इस आवरण के अंदर जो मशीनरी है उसे चलाने के लिए चिकनाई चाहिए। वो काम है मेद धातु का। कर्म है स्नेह। विजुअल में मशीन के गियर्स में तेल डालते हुए दिखाया गया है ताकि फ्रिक्शन ना हो। हमारे जोड़ों और अंगों को यही स्नेह मिलता है। और ये पूरा ढांचा जिस पर टिका है वो है हमारी 5वीं धातु अस्थि। कर्म है धारण। इसे एक मजबूत स्तंभ के रूप में दिखाया गया है जो पूरी इमारत का वजन उठाए हुए है। यही हमारे शरीर की मजबूती का आधार है। उन अस्थियों के भीतर जो सार तत्व है वो है मज्जा धातु। कर्म है पूर्ण। विजुअल बहुत सुंदर है इसका। एक सांचे में पिघला हुआ सोना डाला जा रहा है जो खाली जगह को भर रहा है। हाँ, मज्जा भी हड्डियों को इसी तरह भरती है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो मतलब अल्टीमेट एसेंस है वो है शुक्र धातु। कर्म है गर्भोत्पाद। इसे एक बीज के अंकुरित होने के रूप में दिखाया है। सृजन, लाइफ साइकिल। इन 7 कर्मों को क्रम से याद रखने के लिए एक बहुत ही कारगर मेमोरी ट्रिक भी है। हाँ, प्रियन जीव लेप स्नेह धारण पूर्ण और गर्भोत्पाद। ये प्रियणन, जीवन, लेप, स्नेह, धारण, पूर्ण और गर्भोत्पाद को क्रम से दिमाग में बिठा देती है। तो ये वाग्भट का एक क्लियर ब्लूप्रिंट हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। अब आते हैं सुश्रुत। क्या एक सर्जन का नजरिया कुछ अलग होगा? बिल्कुल। पहली धातु रस से ही तुलना शुरू करते हैं। यहीं से दोनों आचार्यों की सोच का फर्क दिखना शुरू हो जाता है। वाग्भट कहते हैं रस का कर्म है प्रियणन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, लेकिन सुश्रुत इसमें 2 और बातें जोड़ते हैं, तुष्टि और रक्त पुष्टि। एक मिनट, तुष्टि मतलब मानसिक संतुष्टि? एग्जैक्टली। और यही सुश्रुत का जीनियस दिखता है। उनके लिए भोजन सिर्फ शरीर का पोषण नहीं, वो मन को भी तृप्त करता है। वाह। और दूसरा शब्द रक्त पुष्टि?
मतलब अगली धातु का पोषण करना। सुश्रुत हमेशा एक कदम आगे की सोचते हैं। तो रस का काम सिर्फ खुद को बनाए रखना नहीं है, बल्कि रक्त के निर्माण की तैयारी करना भी है। बिल्कुल, ये एक सर्जन की दूरदर्शिता है। तो क्या रक्त धातु में भी हमें यही पैटर्न दिखता है? वाग्भट का कर्म है जीवन। सुश्रुत जीवन को तो मानते हैं, लेकिन वो उसमें दो प्रैक्टिकल चीजें और जोड़ते हैं, वर्ण प्रसाद और मांस पुष्टि। वर्ण प्रसाद यानी त्वचा की चमक। हाँ, सोचिए एक सर्जन के तौर पर वो सेहत का अंदाजा कैसे लगाते होंगे? बाहरी संकेतों से। सही बात है, उनके पास डायग्नोस्टिक टूल्स तो थे नहीं। तो उनके लिए त्वचा की चमक ही स्वस्थ रक्त का सबसे बड़ा प्रमाण थी। और फिर वही पैटर्न मांसपुष्टि यानी अगली धातु का पोषण। और अब आते हैं मांस धातु पर। मुझे लगता है यहाँ वैचारिक मतभेद सबसे बड़ा है। हाँ, यहाँ तो बहुत बड़ा फर्क है। वाग्भट का शब्द है लेप, एक सुरक्षात्मक आवरण जैसे प्लास्टर। बिल्कुल, लेकिन सुश्रुत कहते हैं शरीर पुष्टि, मतलब शरीर को स्थूलता और मजबूती देना। उनके लिए मांस सिर्फ एक आवरण नहीं, बल्कि शरीर का वॉल्यूम और फोर्स है। यहीं पर आवरण बनाम संरचना का फर्क साफ दिखता है। एक के लिए प्लास्टर, दूसरे के लिए कंक्रीट की मजबूत संरचना। बिल्कुल, एक फिजिशियन की सोच और एक सर्जन की सोच का सटीक उदाहरण है ये आवरण बनाम संरचना वाली बात मेद और अस्थि में भी दिखती है क्या? हाँ, दिखती है। मेद के लिए वाग्भट का कर्म है स्नेह, जो एक आंतरिक क्रिया है। हाँ, और सुश्रुत इसमें दो बाहरी देखे जा सकने वाले कर्म जोड़ते हैं, स्वेद यानी पसीने का निर्माण और दृढ़त्व यानी शरीर को स्थिरता देना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सुश्रुत पसीने का निर्माण मेद धातु से मानते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। और अस्थि धातु के लिए वाग्भट कहते हैं धारण, सुश्रुत कहते हैं देह धारणम। क्या ये सिर्फ शब्दों का फेर है? नहीं नहीं, ये बहुत गहरा है। धारण एक सामान्य क्रिया हो सकती है, लेकिन देह धारणम का मतलब है पूरे शरीर की संरचना को एक इकाई के रूप में थामे रखना। जैसे एक बिल्डिंग का स्टील फ्रेमवर्क। एग्जैक्टली। सुश्रुत अस्थि को एक अकेले खंभे की तरह नहीं, बल्कि पूरे आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क की तरह देख रहे हैं। ये तो अद्भुत है। अब जब हम मज्जा और शुक्र जैसी गहरी धातुओं तक पहुंचते हैं, तो ऐसा लगता है हम सिर्फ शरीर विज्ञान की नहीं, मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। वाग्भट मज्जा के लिए कहते हैं पूरण, मतलब भरना। लेकिन यहीं पर सुश्रुत एक असाधारण छलांग लगाते हैं। वो इसमें दो शब्द जोड़ते हैं, प्रीति और बल। प्रीति मतलब स्नेह या प्रेम, और बल मतलब शक्ति। जी, जरा सोचिए, सुश्रुत अस्थि मज्जा को हमारी भावनात्मक स्थिति और हमारी भीतरी शक्ति से जोड़ रहे हैं। मतलब बोन मैरो इमोशन एक्सिस आप कह सकते हैं। आज हम गट ब्रेन एक्सिस की बात कर रहे हैं, और सुश्रुत हजारों साल पहले ये कह रहे थे। और शुक्र धातु में तो ये अपनी मतलब पीक पर पहुंच जाता है। हाँ, वाग्भट का गर्भोत्पाद प्रजनन पर केंद्रित है। बिल्कुल, लेकिन सुश्रुत इसमें भी मनोवैज्ञानिक गुण जोड़ते हैं, धैर्य यानी साहस, प्रीति यानी हर्ष या आनंद, और बल। ये तो एक तरह का साइकोलॉजी अलर्ट है ना? सुश्रुत के लिए शुक्र धातु सिर्फ प्रजनन का साधन नहीं, बल्कि हमारे साहस, हमारे आनंद और हमारी शक्ति का भी आधार है। तो एक स्वस्थ शुक्र धातु वाला व्यक्ति सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग होगा। बिल्कुल, वो जीवन की चुनौतियों का सामना भी साहस और आनंद के साथ करेगा। अविश्वसनीय। अब तक हमने शरीर के निर्माण यानी क्रिएशन की बात की। हाँ, लेकिन रख रखाव के लिए निष्कासन भी उतना ही जरूरी है। अब मलों के कर्मों को देखते हैं। और यहाँ भी ये अंतर और भी ज्यादा मतलब रेवोल्यूशनरी है। पहले वाग्भट का श्लोक देखते हैं। अवस्तंभा पुरुषस्य मूत्रस्य क्लेदवाहनम स्वेदस्य क्लेद विधृति। इसमें 3 मुख्य मलों पुरीश, मूत्र और स्वेद के कर्म बताए हैं। वाग्भट के अनुसार पुरुष यानी मल का कर्म है अवस्तंभ, मतलब सहारा देना। हाँ, जैसे एक स्तंभ। फिर मूत्र का कर्म है क्लेद वाहनम, मतलब शरीर से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को बाहर निकालना, एक ड्रेनेज पाइप की तरह। हाँ, और स्वेद यानी पसीने का कर्म है क्लेद विधृति, यानी त्वचा पर नमी को बनाए रखना, जैसे एक नम स्पंज। चलिए पूरी से शुरू करते हैं। वाग्भट के अवस्तंभ के सामने सुश्रुत एक ऐसा विचार रखते हैं जो सब कुछ बदल देता है। उपस्तंभम वायुर अग्नि धारणम च। वायु और अग्नि को धारण करना, इसका मतलब तो ये हुआ कि मल सिर्फ वेस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, यही सुश्रुत का क्रांतिकारी विचार है।
इसे एक पुराने जमाने के चूल्हे की तरह समझिए। अच्छा, पुरीश उस चूल्हे की दीवारें हैं जो अंदर जल रही अग्नि और उसे जलाने वाली वायु को सही जगह पर रखती है। अगर ये दीवारें कमजोर हो गईं तो अग्नि और वायु अनियंत्रित हो जाएंगे। इसीलिए क्षय जैसे रोगों में मल को कुछ देर रोके रखना जीवन रक्षक माना जाता है। क्योंकि ये शरीर की बची खुची गर्मी और ऊर्जा को सहेज कर रखता है। एग्जैक्टली। यह तो अद्भुत है। अब मूत्र की बात करते हैं। वाग्भट का कर्म है क्लेद वाहन, एक प्रोसेस पर फोकस है। हाँ, वाग्भट प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सुश्रुत का ध्यान उस अंग पर है जहाँ ये सब होता है। वो कहते हैं बस्ती पूरण, यानी मूत्राशय को भरना। हाँ, उनका फोकस इस बात पर है कि मूत्र पहले ब्लैडर को भरता है और फिर निकलता है। वाग्भट के लिए मूत्र एक नदी है, सुश्रुत के लिए एक फव्वारा जो पहले एक कुंड को भरता है। और अंतिम मल, स्वेद यानी पसीना। वाग्भट कहते हैं क्लेद विधृति, नमी को धारण करना, एक क्रिया। लेकिन सुश्रुत हमेशा की तरह एंड रिजल्ट पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं त्वक सौकुमार्य, यानी त्वचा को कोमल बनाना। हाँ, उनके लिए पसीने का अंतिम लक्ष्य त्वचा को कोमल और मुलायम बनाना है। एक तरह से वाग्भट कारण बता रहे हैं और सुश्रुत उसका सुंदर परिणाम। तो चलिए इन सभी अंतरों को एक बार समेटते हैं ताकि तस्वीर साफ हो जाए। जरूर। मांस के लिए वाग्भट का लेप, आवरण। सुश्रुत का शरीर पुष्टि, आयतन बन जाता है। मेद के लिए सुश्रुप बाहरी संकेत स्वेद और दृढ़त्व जोड़ते हैं। और मज्जा और शुक्र में सुश्रुत प्रीति, बल और धैर्य जैसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जोड़कर शरीर और मन को एक कर देते हैं। और मलों में पुरुष के लिए वाग्भट का सहारा यानी अवष्टंभ। सुश्रुत का क्रांतिकारी सिद्धांत वायु अग्नि धारण बन जाता है। और स्वेद में वाग्भट की क्रिया विधृति। सुश्रुत का सुंदर परिणाम सौकुमार्य बन जाती है। तो परीक्षा के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी? सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले वाग्भट के मूल कर्मों को एक फाउंडेशन की तरह समझें और फिर उन पर सुश्रुत के प्रैक्टिकल और सर्जिकल दृष्टिकोण को एक टैग या एक नई लेयर की तरह जोड़ दें। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि दो महान मस्तिष्कों के सोचने के तरीके को समझना है। बिल्कुल। और ये पूरा विश्लेषण अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 और सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 15 पर आधारित है। हाँ, और एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि स्वेद के कर्म क्लेद विधृति की कई व्याख्याएं हैं। जैसे टीकाकार हिमाद्री इसे केश विधृति यानी बालों को धारण करना भी कहते हैं। लेकिन हमने मानक क्लेद विधृति व्याख्या का ही पालन किया है। जी हाँ। ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज की आधुनिक चिकित्सा भी शरीर को इसी तरह अलग अलग दृष्टिकोणों से नहीं देखती? एक इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर और एक सर्जन, क्या वो एक ही शरीर को वाग्भट और सुश्रुत की तरह ही अलग अलग नजरिए से नहीं देखते? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब शायद इन प्राचीन आचार्यों का ये वैचारिक द्वंद्व आज भी जीवित है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्रेम बनाए रखें। आपके कमेंट्स में फीडबैक हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए ऊर्जा देता है। हमारे काम को सराहने के लिए आपका धन्यवाद। इन विचारों पर मनन करते रहिए और हम आपसे संहिता ट्रिक्स YouTube चैनल पर अगली गहरी चर्चा में मिलेंगे। If you feel a little smarter now, hit the like button. It helps other learners find this video. Let me know in the comments which part of the video you liked most, or any questions or suggestion you still have. Subscribe right here so you can continue your journey with us. And don't forget to share this with a friend who needs a little clarity. See you soon. And while you wait for our next lesson, click on the video that just appeared on your screen now to dive deeper into Ayurveda concept.